नमस्कार पॉलिटिकल साइंस के सभी विद्यार्थियों। आज के इस मास्टर क्लास में हम एक बहुत ही ज़रूरी फाइनल एग्जाम रिव्यू सेशन कवर करने वाले हैं। हमारा फोकस होगा भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 से लेकर 143 पर। ये वो हिस्सा है जो देश के सबसे उच्च पद यानी राष्ट्रपति के आसपास घूमता है। तो बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज का हमारा सिलेबस 6 मॉड्यूल्स में बटा गया है। पहले हम इम्पीचमेंट प्रोसेस देखेंगे, फिर राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्गीकरण, उसके बाद लेजिस्लेटिव और वीटो पावर्स, फिर आएगा ऑर्डिनेंस पावर, 5वें में एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज और आखिर में जुडिशियल और एडवाइजरी रोल्स। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। चलिए मॉड्यूल 1 की तरफ बढ़ते हैं, द इम्पीचमेंट प्रोसेस, जिसे हम महाभियोग प्रक्रिया भी कहते हैं। अब आर्टिकल 61 का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट को हटाना कोई आसान काम नहीं है। ये एक बहुत ही सख्त और व्यवस्थित प्रोसीजरल मैकेनिक्स है। शुरुआत होती है किसी एक सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा संवैधानिक असमर्थता का आरोप लगाने से। फिर एक 14 दिन का नोटिस देना बिल्कुल अनिवार्य है, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद पहला सदन इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है। फिर ये मुद्दा दूसरे सदन में जाता है जहां जांच होती है और वहां भी इसका 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। ये सुपर मेजॉरिटी वाला सख्त नियम इसलिए बनाया गया है ताकि हटाने की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष और ठोस रहे। इस व्हाइट बोर्ड नोट्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आता है। जब दूसरे सदन में जांच चल रही होती है ना, तब राष्ट्रपति के पास स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखने का यानी डिफेंड करने का पूरा अधिकार होता है। नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या हो सकता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां एग्जाम्स में सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चुनाव और महाभियोग में भाग लेने वालों के बीच का अंतर। ध्यान से सुनिएगा। संसद के मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, पर इम्पीचमेंट में जरूर भाग लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य विधानसभाओं के सदस्य चुनाव में तो वोट डालते हैं, लेकिन उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया में उनका बिल्कुल कोई रोल नहीं होता। एग्जाम के नजरिए से इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल कंठस्थ कर लेना चाहिए। खैर, अब बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 की तरफ, कैटेगराइजिंग प्रेसिडेंशियल पावर्स। हटाने की बातों से आगे बढ़ते हुए आइए इस पद की विशाल शक्तियों का एक मेंटल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। इन शक्तियों को हम इजीली 2 मुख्य शाखाओं में बांट सकते हैं। एक तरफ हैं सामान्य शक्तियां या नॉर्मल पावर्स, जिनमें कार्यपालिका, सैन्य, विधायी और कूटनीतिक दायित्व आते हैं, और दूसरी तरफ आती हैं आपातकालीन शक्तियां या इमरजेंसी पावर्स। नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज भले ही बहुत व्यापक हों, लेकिन ये 3 स्पेसिफिक इमरजेंसी सिचुएशंस पूरे देश के संवैधानिक संतुलन को टेम्पररी रूप से बदलकर रख सकती हैं। वो हैं राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। संकट के समय देश को एकजुट रखने के लिए ये शक्तियां बिल्कुल क्रूशल हैं। ठीक है, अब आते हैं मॉड्यूल 3 पर, लेजिस्लेटिव और वीटो पावर्स। आर्टिकल 85 और 111 के तहत राष्ट्रपति संसद का एक अटूट हिस्सा है। एक तरह से वो किसी भी बिल को कानून बनने से पहले के अंतिम गेटकीपर होते हैं। बिना उनके सिग्नेचर के कोई कानून नहीं बन सकता। इन वीटो शक्तियों को एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। एब्सोल्यूट वीटो एकदम रेड लाइट या स्टॉप साइन की तरह है, सीधे मना कर देना, जैसे 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू बिल पर किया था। सस्पेंसिव वीटो का मतलब है बिल को एडिट या पुनर्विचार के लिए वापस भेज देना। और पॉकेट वीटो तो बिल्कुल किसी मैसेज को इंडेफिनेटली सीन पर छोड़ने जैसा है, जहां कोई टाइम लिमिट तय नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे 1986 में ज्ञानी ज़ैल सिंह ने पोस्ट ऑफिस बिल के साथ किया था। पर ध्यान दीजिए, यहां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा अपवाद आता है। सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल धन विधेयक यानी मनी बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी मार्जिनल नोट है जो हर विद्यार्थी को क्लियर होनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 4 पर, द पावर ऑफ ऑर्डिनेंसेस यानी अध्यादेश की शक्ति। सोचकर देखिए, क्या हो अगर देश को अचानक किसी नए कानून की तुरंत जरूरत पड़ जाए, लेकिन पार्लियामेंट्री हॉस्पिटल बंद हो, यानी संसद के दोनों या कोई एक सदन उस वक्त सत्र में ना हो। यही काम आता है आर्टिकल 123। ऑर्डिनेंस एक अस्थायी कानून है जिसे ऐसी स्थिति में जारी किया जाता है। इसका असर बिल्कुल एक पार्लियामेंट्री एक्ट जैसा ही होता है। इसे एक टेम्पररी बैंडेड लॉ की तरह समझिए, जो तात्कालिक जरूरतों को एड्रेस करने के लिए लगाया जाता है जब तक लेजिस्लेचर दोबारा शुरू नहीं होती। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि एक ऑर्डिनेंस की अधिकतम आयु यानी मैक्सिमम लाइफ स्पैन कितनी होती है। सही जवाब है 7.5 महीने।
लेकिन इस 7.5 मंथ्स को बस रटने के बजाय इसके पीछे का कॉन्स्टिट्यूशनल मैथ समझना बड़ा रोचक है। देखिए, संविधान कहता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम 6 महीने का गैप अलाउड है, और जैसे ही संसद वापस मिलती है उस ऑर्डिनेंस को 6 हफ्ते के अंदर अनुशमर्थन यानी अप्रूवल मिलना अनिवार्य है। तो सिंपल मैथ है, मैक्सिमम 6 महीने का गैप प्लस 6 हफ्ते का मैंडेटरी अप्रूवल विंडो कैलकुलेट करने पर बन जाते हैं एग्जैक्टली 7.5 महीने। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम में पक्का नंबर मिलेंगे। चलिए मॉड्यूल 5 देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। कानून बनाने से थोड़ा बाहर निकलें तो आर्टिकल 77 कहता है कि संघ की सारी एग्जीक्यूटिव कार्यवाही सीधे राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाएगी। नियुक्तियों यानी अपॉइंटमेंट्स की ही लिस्ट देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सुप्रीम और हाई कोर्ट के जजेस, CAG, इलेक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशंस और सभी राजदूतों की नियुक्तियां। इसके अलावा देश की सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज भी उन्हीं के नाम पर साइन होती हैं। ये लिस्ट साफ दर्शाती है कि राष्ट्रपति सच में भारतीय राज्य का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव हब हैं। और अब हम आ गए हैं इस मास्टर क्लास के आखिरी हिस्से यानी मॉड्यूल 6 पर, जुडिशियल एंड एडवाइजरी रोल्स। राष्ट्रपति के पास धमाकेदार क्षमादान यानी पार्डनिंग पावर्स होती हैं, जो आर्टिकल 72 के तहत आती हैं। इन एग्जैक्ट लीगल टर्म्स को मेमोराइज करना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। कॉम्यूटेशन यानी लघुकरण, जिसका अर्थ है सजा का कैरेक्टर बदलना, फॉर एग्जाम्पल डेथ सेंटेंस को आजीवन कारावास में बदल देना। रिमिशन यानी परिहार, इसका मतलब है ड्यूरेशन कम करना लेकिन सजा का कैरेक्टर बदले बिना। रेस्पाइट का मतलब है किसी स्पेशल हेल्थ फैक्ट या रीजन के कारण सजा कम करना, और रिप्रीव का मतलब है एग्जीक्यूशन पर टेम्पररी रोक या स्टे लगाना। और हाँ, मिलिट्री कोर्ट्स द्वारा दी गई सजा को माफ करने की अथॉरिटी भी इन्हीं के पास होती है। इसके अलावा आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से किसी लीगल मुद्दे पर सलाह लेने का अधिकार देता है। लेकिन यहाँ कैच ये है कि कोर्ट सलाह देने के लिए लीगली बाउंड नहीं है, खासतौर पर पॉलिटिकल मैटर्स में। इसका एक बहुत ही क्लियर हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है जब 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने राम मंदिर के मुद्दे पर ऐसी सलाह मांगी थी और न्यायपालिका ने उस पर विचार व्यक्त करने से नियमतः इनकार कर दिया था। तो इस पूरे एग्जाम रिव्यू को खत्म करते हुए एक बड़ा ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। अगर राष्ट्रपति की शक्तियां सरकार की हर एक शाखा को छूती हैं, तो क्या वे सच में सिर्फ एक नाममात्र के सेरेमोनियल फिगर हेड हैं, या फिर इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड? जरा इस पर विचार कीजिएगा। इन्हीं केयरफुली स्ट्रक्चर्ड शक्तियों का संतुलन ही तो हमारी डेमोक्रेटिक मशीनरी को इतना मजबूत बनाता है। आज के स्टडी गाइड के लिए बस इतना ही। इन कंसेप्ट्स को बार बार रिवाइज करते रहिए और फाइनल्स के लिए शुभकामनाएं।